हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैट में जो LRDI पोर्शन आता है उसका सिलेबस क्या होता है और उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो LRDI है। LRDI बेसिकली होता क्या है, अगर हम इसे देखें तो LRDI क्या होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। LR स्टैंड्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड DI इज द डेटा इंटरप्रिटेशन। LRDI बेसिकली है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन कि आपका LRDI क्या है। ठीक है, तो अगर LRDI की बात करें तो एक ये एनालिटिकल थिंकिंग या फिर क्रिटिकल थिंकिंग, इस तरह से अगर हम बात करें कि एनालिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन द करंट सिचुएशन। अगर आपके पास कोई सिनेरियो रख दिया गया तो आपको सिचुएशन में, उस सिनेरियो में कैसे डील करना है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी क्या है, आप किस तरह से, कितने बियॉन्ड आप उस चीज के बारे में सोच सकते हो, आप कितनी ज्यादा कैलकुलेशन आप लगा पा रहे हो आप पे। तो यही सारी चीजें हम LRDI में बेसिकली पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर इन शॉर्ट वे में बोलूँ तो LRDI क्या हो जाता है, एक एनालिटिकल थिंकिंग हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग हो जाती है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, अब अगर मैं कैट की बात करूं, कैट के एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो LRDI का जो सेक्शन है उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम कंज्यूम करना होता है हमारा कैट के लिए, कितना हमें टाइम गिवन होता है क्वेश्चन पेपर में। तो बेसिकली अगर मैं कैट की बात करूं तो कैट में LRDI के अप्रोक्स 20 to 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर इस साल में बात करूं 2024 की, तो 2024 में 22 क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। प्रीवियस ईयर्स में अगर देखूं लास्ट ईयर्स में तो 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात LRDI में, LR जो पोर्शन होता है उसमें क्वेश्चन हमेशा सेट्स में आते हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चन कभी नहीं आते। जैसे लाइक अगर हमारा QA है तो वहां पे इंडिविजुअल क्वेश्चन आते हैं, पर LRDI में क्वेश्चन हमेशा सेट्स में आते हैं। ठीक है, एक सेट होता है उसमें इंटरनल 4 to 5 क्वेश्चन होते हैं, वो डिपेंड होता है आपके क्वेश्चंस पे। अगर 22 क्वेश्चंस हैं तो आपके 4 to 5 सेट्स हो जाएंगे, 20 क्वेश्चंस हैं तो 4 सेट्स आपके गिवन है, और आपको सॉल्व करने के लिए ओनली 40 मिनट्स का टाइम पीरियड होता है। 40 मिनट्स में आपको LRDI के सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब स्किल्स क्या क्या होती है, स्किल्स आपको होना चाहिए कि अगर आप LRDI का कोई सा पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या क्या स्किल होगी। स्किल्स मतलब आपके लॉजिकल थिंकिंग आपको बिल्ड करनी है, आपको कि लॉजिकली आप किस तरह से डील करते हो। ठीक है, फिर आपको अगर ग्राफ्स दिए हैं तो ग्राफ्स को रीड करना आना चाहिए, ग्राफ्स के डेटा को कैसे रीड करते हैं, कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं, ये सारी स्किल्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या होना चाहिए, पैटर्न, एक पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए, डिडक्शन होना चाहिए कि आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज हो रहा है। तो इसलिए अगर हम सीरीज की बात करें तो वहां पे एक पैटर्न फॉलो होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप इन जनरल वे में, अगर डेली रूटीन की लाइफ में अगर आप देखें कि कोई सिनेरियो या कोई इंस्टेंट ऐसा होता है कि वो बार बार हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं कि नहीं यार ये पहले भी हुआ है, ये चीज उसके पहले भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन भी होना चाहिए। तो ये एक स्किल है, तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आप जो डेटा को रीड कर रहे हो वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पेशली LRDI को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले वेटेज की कि कैट में LRDI का वेटेज कितना होता है। ठीक है, तो अगर वेटेज की बात करूं तो 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, VARC, क्वांट और LRDI। तीनों सब्जेक्ट्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तीनों का वेटेज इक्वल होता है। यहाँ पे देखिए अगर LRDI, QA और VRC बात करूं 33% सबका इक्वल वेटेज होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी देखने के मिल जाएंगे कि आपको 20, 24, 22 क्वेश्चन। तो बेसिकली अगर LR की बात करूं तो LR मतलब 1/3 पोर्शन ऑफ द कैट एग्जामिनेशन। ठीक है, 1/3 पोर्शन होता है आपका कैट एग्जामिनेशन का, और उसमें आपको क्या होता है 33% जो सिलेबस जो होता है वो LR का होता है। इसके बाद आपको क्या होना चाहिए कि आपको जो चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं, चैलेंजेस आपको आते हैं कि आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है, लॉजिकल थिंकिंग है, उसको आपको एनहांस करना है, उस पर वर्क करना है, और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन एंड गिवन सिनेरियोस। ओके, ठीक है, अब कुछ की पॉइंट्स होते हैं। की पॉइंट्स मतलब आपका कुछ सिलेबस डिस्कशन करते हैं कि सिलेबस डिस्कस मतलब सिलेबस क्या क्या आता है कैट में। ठीक है, तो अगर हम लॉजिकल रीजनिंग, सबसे पहले हम LRDI 2 पोर्शन है, तो LRDI की अगर हम बात करें तो हम LR के पोर्शन को डिस्कस करते हैं। तो LR के पोर्शन को अगर मैंने डिस्कस किया तो सबसे पहले देखिए पजल्स आते हैं।
ठीक है। पजल्स में क्या आ जाता है आपका, ग्रिड वाले पजल्स आ जाते हैं, शेड्यूलिंग के पजल आते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस के पजल्स आते हैं। तो जो आपको ग्रिडिंग सिस्टम, अगर मैं 2024 के पेपर की बात करूं तो एक स्लॉट में आपको एक ग्रिड दिया था जिसमें नंबर फिल करने थे 1 to 10, तो वो समलाइक एक पजल है। ठीक है, तो ये आपका एक पजल आ गया। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में क्वेश्चंस की बात करूं तो वहां पे एक 5x5 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, उसमें आपको बॉल्स फिल करनी थी रेड, ब्लू और ग्रीन कलर की, मतलब कलर कॉम्बिनेशन फिल करने थे। तो ये इस टाइप के पजल्स आते हैं आपके पास जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग पे डील करते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपको सुडोको खेलना आता है, सुडोको बहुत मतलब बेस्ट वे है अगर आप एलआर के लिए पजल सॉल्व करना है। अगर आपको एलआर में पजल सॉल्व करना है और पजल्स में आपको अपना कमांड करनी है, तो सबसे बेसिक स्टेप्स है कि आप सुडोको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। गिव अप मत करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सुडोको ऐसा हो जाता है कि आप बीच में फंस गए, एट द एंड लास्ट में आके फंस गए ना, तो आप उसको स्किप कर देते हैं। ये यहीं पे दिक्कत हो जाती है। आपको हमेशा पूरा सॉल्व करना, और जैसे जैसे आप सॉल्व करना सीखेंगे वैसे वैसे आपको पजल्स में इंटरेस्ट आता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स आते हैं, अरेंजमेंट में बहुत सारे टाइप्स के अरेंजमेंट्स हो जाते हैं। आपके सर्कुलर्स हो जाते हैं, लीनियर हो जाते हैं, ठीक है, आपके कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स हो जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है कि सपोज एक सर्कल में पर्सन है और वो सर्कल में, सपोज सर्कल में 8 पर्सन बैठे हुए, उनकी हॉबीज भी गिवन है, उनका पैशंस भी गिवन है, या फिर उनका डेजिग्नेशन भी गिवन है, उनकी सिटीज भी गिवन है। तो यहाँ पे बल्क में डेटा है, बल्क में डेटा, इसलिए हमने इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सिटिंग अरेंजमेंट्स को सॉल्व करना है। ठीक है। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशंस में क्या आता है आपका, फैमिली ट्री बनानी होती है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। तो यहाँ पे आपको ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री, तो जब तक आप फैमिली ट्री नहीं समझेंगे कि आपके मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड के रिलेशंस को क्या बोलते हैं, कैसे फैमिली ट्री होती है, कौन सी जनरेशन पहले होती है और कौन सी जनरेशन में आप बिलोंग करते हैं, तो ये पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन है कि आपको पहले पैटर्न समझ में आना चाहिए, आपकी पूरी फैमिली ट्री समझ में आनी चाहिए। अगर वो आपने समझ लिया तो आप तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिर आपके लिए इजी हो जाएगा अटेम्प्ट करना। सिलॉग्स हो जाए आपका लॉजिकल कंक्लूजन होता है कि आपका कुछ स्टेटमेंट गिवन है, कुछ स्टेटमेंट गिवन है, तो उनके बेसिस पे कंक्लूजन्स क्या होंगे। कहीं कहीं इनको हम सिलॉग्स को बेसिकली हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, एलआर के। और भी हम देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मतलब सेट थ्योरी। वेन डायग्राम की बात करूँ या सेट थ्योरी की बात करूँ, सेट थ्योरी की मतलब बात करें वैसा तो ऐसे क्वेश्चंस जो ऐसे सिनेरियो जहाँ पे बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम कोई पर्सन है ए और बी, ठीक है। अब ए और बी दो पर्सन है, तो वहां पे अगर आप कोई पर्सन ए है वो टी पसंद करता है, बी पर्सन है वो कॉफी पसंद करता है, और ए और बी में हमें देखना है कैसे ऐसा कोई सिनेरियो है कि वो दोनों पसंद करते हैं, या फिर हमने कुछ नंबर ऑफ पीपल्स पे डेटा निकाला, हमने स्टैटिकल डेटा निकाला कि इतने 10% टी पसंद करते हैं, 12% कॉफी पसंद करते हैं, और इन दोनों में कितने पर्सन है जो ओवरऑल दोनों पसंद करते हो। तो ये क्या हो जाता है आपका सेट थ्योरी हो जाता है, जिसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा भी होता है, ठीक है। फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग होता है, सिचुएशनल बेस्ड पैटर्न रिकॉग्निशन प्रॉब्लम्स होती हैं। कोडिंग डिकोडिंग मतलब पर्टिकुलर किसी वर्ड को कोड कर दिया गया, ठीक है, पर्टिकुलर किसी वर्ड को कोड कर दिया। जस्ट लाइक मैंने ए को बोल दिया 1, तो मैंने लेटर को किससे कोड कर दिया, एक नंबर से। तो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग पार्ट होता है। क्लॉकल कैलेंडर होता है जिसमें टाइम इंटरवल्स होता है, एंगल्स होते हैं क्लॉक्स के, डे और डेट का कैलकुलेशंस होता है। बाइनरी लॉजिक, बाइनरी लॉजिक्स में जैसे ट्रुथ और फॉल्स के आपके स्टेटमेंट्स होते हैं। कोई भी एक पर्सन अगर स्टेटमेंट पास कर रहा है तो उसका कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, इस पे हमें डील करना होता है। तो ये हमारे बाइनरी लॉजिक्स होते हैं, ठीक है। फिर गेम्स एंड टूर्नामेंट, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में क्या होता है आपके लीग्स होते हैं, स्पोर्ट्स लीग्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। सपोज क्रिकेट के हो गए, हॉकी के हो गए, फुटबॉल के हो गए, कितने गोल हुए थे, कितने विकेट्स थे, क्रिकेट में कितने मैचेस हुए थे, और टोटल नंबर ऑफ, तो सारे जो लीग मैचेस होते हैं ये सारे कुछ टाइप के क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं आपके गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। फिर एक टॉपिक हो जाता है आपका कंपैरिजन ऑफ रैंक। कंपैरिजन ऑफ रैंक में क्या होता है कि आपको कंपैरिजन करना होता है कि रैंक के बेसिस पे, कि आपका बेसिस ऑफ कंपैरिजन के बेसिस पे सपोज 5 पर्सन है, उनको हमें हाइट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो वहां पे हम कंपैरिजन किस सिनेरियो में कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द हाइट कर रहे हैं। या फिर एक क्लास है, क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट है, तो हम उसके किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की रैंक देख रहे हैं, तो वहां पे हम कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं, हम रैंक के बेसिस पे कर रहे हैं,
ठीक है। फिर क्यूब्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। क्यूब्स का सिनेरियो क्या होता है कि आपको एक रूबिक क्यूब्स जो हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं, क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको सॉल्व करने होते हैं। एक टॉपिक और होता है आपका रूट्स एंड नेटवर्क्स, ठीक है। तो नेटवर्क्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इस साल देखें 2024 में एक एटीएम बेस्ड क्वेश्चन आया था जिसमें आपको बताना था, डिफरेंट रूट्स दिए गए थे, वहां पे किस किस सिनेरियो पे कौन सा एटीएम सिचुएटेड है, तो ये रूट्स के क्वेश्चन आते हैं कि किस रूट पे कैसे फॉलो करना है। तो ये सारे पोर्शंस क्या हो जाते हैं आपके एलआर के हो जाते हैं। और एलआर में अगर मैं बेसिकली बात करूं तो क्लॉक, कैलेंडर एंड ब्लड रिलेशन थोड़ा कम है। बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और वो डेफिनेटली वो आते ही आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं फाइंड आउट करेंगे कि अरेंजमेंट्स भी हैं, पजल्स भी है, आपका कुछ ना गेम्स एंड टूर्नामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। अगर आप इस साल के 2024 के पेपर्स देखेंगे तो उसमें आपको सारे पैटर्न ऑलमोस्ट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। फिर अभी तो हमने एलआर देखा, एलआर के बाद हम देखते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई के लिए। डीआई के कितने टॉपिक्स होते हैं, तो डीआई के मेनली टॉपिक्स टेबल एंड चार्ट्स होता है कि आपको क्या होना चाहिए, एक टेबल बना दी जाती है जिसमें न्यूमेरिकल डेटा होता है, उसको आपको रीड करना आना चाहिए और रीड करके आपको थिंकिंग एबिलिटी से अपनी वहां पे कुछ सिनेरियो के क्वेश्चंस होते हैं, टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करना होता है। तो टेबल आता है आपका, बार ग्राफ आता है, पाई चार्ट आता है, की स्लेट आता है। की स्लेट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अगर मैं डिफरेंट टर्म में बोलूँ तो केस लिस्ट टाइप ऑफ आरसी। आरसी कैसा होता है कि आपको एक पूरा पैराग्राफ दे दिया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। की स्लेट्स भी यही है जहां पे आपको पैराग्राफ दिया जाता है बट आपको डेटा गिवन होता है, कुछ वैल्यूज गिवन होती है, उन वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करके आपको फाइंड आउट करना होती है सिनेरियो कि आपका वो टेबल फॉर्म करेगा, कि फ्लो चार्ट बनेगा, कि इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे आपको कुछ भी बार ग्राफ्स गिवन नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ आपको एक आरसी टाइप का क्वेश्चन गिवन होता है और वहां पे आपको वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है। कि देखिए पैराग्राफ बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स होता है, पैराग्राफ बेस्ड होता है, आपको वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी होती है, जो भी आपको रिक्वायर्ड डेटा होता है उनको एक्सट्रैक्ट करिए और उसके बाद आप सॉल्व करिए। फिर उसके बाद आपके मिक्स डीआई भी आते हैं। मिक्स डीआई इन द सेंस कि आपको टेबल भी दे दिया, पाई चार्ट भी दे दिया, लाइन ग्राफ भी दे दिया, तो ये आपके मिक्स डीआई हो जाते हैं। तो मिक्स डीआई सॉल्व कैसे करते हैं आप, ठीक है। फिर डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी क्या होती है कि आपको स्टेटमेंट दिया होता, स्टेटमेंट के बिहाफ पे सपोज एक क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन के बिहाफ पे दो स्टेटमेंट पास किए गए। अब आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग जो भी स्टेटमेंट पास किए गए थे तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दैट इन अदर टर्म में अगर बात करूं तो जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बेसिस पे वो जो स्टेटमेंट पास किए गए वो आपके आंसर के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, मतलब उन स्टेटमेंट से आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से आपको डेटा सफिशिएंसी में वर्क करना होता है, ठीक है। फिर एडवांस डेटा इंटरप्रिटेशन हो जाता है। एडवांस डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या हो जाता है कि आपकी ग्रोथ रेट्स आ जाती हैं, आपका जो एनालिटिकल डेटा होता है, समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आपका टेबल में मिसिंग डेटास भी इंक्लूडेड होते हैं, हाफ डेटा गिवन है, हाफ डेटा मिसिंग कर दिया, तो यहाँ पे क्या एडवांसमेंट में आ जाता है कि आपको पहले टेबल भी फिल करनी है, उसके रिस्पेक्ट में उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स करने हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एलआरडीआई में जो मेनली जो सिलेबस कवर होता है वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे एलआरडीआई में सिलेबस आता है, किस किस पार्ट से कौन से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर एक बार रीड करेंगे, एक बार सिनेरियोज देखेंगे सारे, तो आपको पता चल जाएगा। आपको मेनली पजल्स मिलेंगे, की स्लिट्स मिलेंगे, डीआई मिलेंगे, गेम्स एंड टूर्नामेंट के क्वेश्चन, ये जो टॉपिक्स हैं इसमें रिपीटेशंस मिलेंगे, मतलब टॉपिक्स रिपीट होंगे कि ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्वेश्चन रिपीटेशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, टॉपिक रिपीटेशन की बात कर रही हूँ कि इस तरह से आपने क्या किया, आपने एक एनालिसिस किया कि हाँ किसी ईयर में आपको गेम्स एंड टूर्नामेंट के क्वेश्चन मिले, किसी ईयर में आपको की स्लेट मिला, किसी ईयर में डीआई मिला, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब हमने जब सिलेबस देख लिया तो अभी हमें देखना है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है आपकी, ठीक है। सिलेबस तो हमें पता चल गया एलआरडीआई का, अब प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी है, तो प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, पैटर्न और सिलेबस। एलआरडीआई का जो सिलेबस है और जो पैटर्न है उसको समझना है कि सिलेबस कितना होता है, किस एरिया से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और उसको सॉल्व करने का मतलब जो पैटर्न हम देख रहे हैं, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो टॉपिक्स हैं उनको एक बार देखेंगे कि जो हमारे एलआरडीआई के टॉपिक है उनको रीड कर लें। सबसे अच्छा तरीका कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर के पेपर, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। फिर होता है बिल्डिंग बेसिक्स, मतलब आपको फाउंडेशन,
आपको आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। आपको वो फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है कि फॉर एन एग्जांपल अगर कोई पर्सन घर बनाता है, तो घर बनाता है तो सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर तो नहीं बनाता, वो सबसे पहले नींव करता है, फाउंडेशन रखता है। तो वो वहां पे अपने घर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फाउंडेशन रखता है, फाउंडेशन बनाता है। तो यहाँ पे भी सेम सिमिलैरिटीज है। अगर आप LRDI का सिलेबस देख रहे हो तो सबसे पहले आपको बेसिक लेवल पे जाके आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। जैसा फाउंडेशन स्ट्रांग होगा उसके बाद आपको थोड़े से ऊपर लेवल पे जाके, जैसे लाइक मीडियम लेवल पे जाके, एडवांस लेवल पे जाके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वहां पे आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए डेली प्रैक्टिस, आपको ऐसा नहीं है कि आपने आज LRDI कर लिया फिर 2 दिन आपने, डेली 2 to 3 सेट्स तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। जब आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाए ना तो डेली 2 से 3 सेट तो लगाइए, बिल्कुल डेफिनेटली सॉल्व करिए। बहुत जरूरी है LRDI के लिए, क्योंकि जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ सेट सॉल्व करेंगे आपको अप्रोच समझ में आएगी कि क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करनी है, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। अब अप्रोच समझने के लिए, आपका एनालिसिस करने के लिए, अगर आपने फाउंडेशन लगा लिया, आपका फाउंडेशन बिल्ड हो गया, आपने मीडियम लेवल, तो उसके लिए आप फिर मॉक पे जाइए। मॉक में सबसे पहले सेक्शनल मॉक पे जाइए कि पर्टिकुलर आपने एक ब्लड रिलेशन का टेस्ट उठाया और ब्लड रिलेशन का टेस्ट दिया, उसको फिर एनालाइज करिए। कि एनालाइज करने के बाद आपको समझ में आया कि हाँ यहाँ इस टॉपिक में मेरे इतने क्वेश्चंस थे, सपोज आपके 20 क्वेश्चंस थे, 15 करेक्ट गए, 5 रॉन्ग गए, तो 5 जो रॉन्ग गए वो देखिए किस क्राइटेरिया से थे, किस पैरामीटर्स थे और कहाँ पे आप वीक हो रहे हैं। उस टॉपिक को दोबारा उठाइए और उस पर अपनी कमांड लेके आइए, उस पर दोबारा वर्क करिए, ठीक है। फिर आपके शॉर्टकट्स होते हैं, स्ट्रेटेजीज होती हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी होती है, शॉर्टकट फॉलो होते हैं। कभी कभी किसी टॉपिक में आपको शॉर्टकट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो शॉर्टकट्स पे डील करनी है कि शॉर्टकट्स पे वो जो डील कर रहे हैं आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। आपको स्ट्रेटेजी लेके आनी है कि आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आपको रिसोर्सेज तो आपके पास होते हैं। अगर आप विदाउट कोचिंग इंस्टीट्यूट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो रिसोर्सेज आपके पास बहुत सारे हो जाएंगे, ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड्स, आपको बुक अवेलेबल हो जाएंगे ऑनलाइन। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल गिवन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि डेली आप LRDI सॉल्व करिए। अगर आप डेली LRDI पे काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपके पास जो जाता है वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। सपोज अगर आज आपने ब्लड रिलेशन किया और आपने उसके बाद सिर्फ थ्योरी पढ़ ली और आपने एग्जाम्पल्स देख लिए कि इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, पर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो अगर आप 4 डेज बाद के बाद उठाओगे आप ब्लड रिलेशन तो फिर आपसे डाउट निकलेंगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है कि डेली अगर आप 1.5 आवर दे रहे हैं या 1 आवर दे रहे हैं या 40 to 50 मिनट्स भी दे रहे हैं, तो डेली आप अपना एक टाइम टेबल सेट करिए कि हाँ मुझे इस दिन में पर्टिकुलर पर डे में मुझे इतना टाइम तो आपके पोर्शन के लिए देना ही देना है, ठीक है। फिर टाइम मैनेजमेंट, देखिए टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या होता है कि आपको टाइम एलोकेशन पता होना चाहिए कि आपके LRDI के सेक्शन में। अब अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आपके पास 40 मिनट्स होते हैं, ठीक है। 40 मिनट्स में आपको LRDI के 4 सेट, आइडियली अगर बात करूं तो 4 सेट होते हैं जिसके अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं। 4 सेट सॉल्व करने, 4 सेट इन द सेंस अगर एक एक सेट को टाइम रिजल्ट देंगे तो 8 to 9 मिनट्स, 8 to 9 पर सेट को देते हैं। पर आपको पता है कि यहाँ पे आपको 2 to 3 सेट्स ही सॉल्व करने होते हैं, तो 2 to 3 सॉल्व होते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट इस तरह से बनाना है कि आपको कितने सेट कितने मिनट में सॉल्व करने हैं। तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट, अब टाइम मैनेजमेंट कैसे बनेगा, जब तक आप प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं बनेगा। तो टाइम मैनेजमेंट बनाना बहुत जरूरी है। आपको एनालाइज करना है कि आप एक सेट को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो आप हमेशा जब भी सेट्स लगाएं तो टाइमर्स के साथ लगाएं, मॉक्स लगाएंगे तो आपको पता है टाइमर्स है वहां पे। तो आपको एनालाइज करिए कि आपने पर्टिकुलर सेट में कितना टाइम दिया और कितना टाइम आइडियली देना चाहिए था और आपने एक्स्ट्रा कितना टाइम दिया तो उसको कैसे रिड्यूस करना है, ठीक है। तो ये आपको एनालाइज करना होगा। आपको आपकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है। सपोज आपको पता है कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे से बनता है पर LRDI में वीक है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करिए। आप क्वेश्चन पेपर में एनालाइज करिए कि सिटिंग अरेंजमेंट से कितने क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट से अगर 2 सेट है तो पहले उन पे ध्यान दीजिए,
ठीक है, रेदर देन डीआई एलआरडीआई सॉरी डीआई के पोर्शन पे। अगर आपने डीआई के पोर्शन पे पहले टाइम दिया और आपने अननेसेसरी टाइम वेस्ट किया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, तो आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा, टाइम चला जाएगा। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, आपके स्ट्रेंथ की जो प्रायोरिटी है उस पर वर्क करो और उसके बाद आप जो टॉपिक्स हैं उन पर वर्क करके क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, फिर अगर जब एलआरडीआई में सेट्स में अगर मैं डिवाइड करूं, तो अगर मैं 2024 के पेपर की बात करूं तो इस बार डीआई बहुत आया था, डीआई था, फिर डीआई के सेट ज्यादा थे तो डीआई ज्यादा था, तो अगर हमें 50 to 60% टाइम अगर डीआई को दे दिया तो 40 to 50% टाइम मैं एलआर को दे रही हूँ। ये फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बोली, तो आपको टाइम को बैलेंस करना आना चाहिए कि टाइम को बैलेंस कैसे करना है, कि पर्टिकुलर सेट में आपको कितना टाइम लगेगा और उस टाइम में आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। बैलेंस, टाइम का बैलेंस बहुत जरूरी है विद एक्यूरेसी। आपको स्पीड पे भी वर्क करना है और एक्यूरेसी पे भी वर्क करना है। विदाउट एक्यूरेसी सॉल्व नहीं होगा। आपने स्पीड में क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए पर क्वेश्चन सही नहीं हुए तो बेनिफिट क्या हुआ? तो आपको स्पीड दोनों पे वर्क करना होगा। टाइम का बैलेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीजें बहुत जरूरी है आपके एलआरडीआई के पोर्शन के लिए जो आप कैट में अप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। और हमेशा अपने टाइम्स को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स बहुत होती हैं पर्सन से, जो भी अगर मैं बात करूँ एलआरडीआई के पोर्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं पर्सन की, अगर आपने देखा कि क्वेश्चन पेपर आया, क्वेश्चन पेपर में देखा कि सेट रीड किया, अब सेट रीड किया तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ चलो ये मुझसे हो जाएगा, पर वो करते 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 मतलब बहुत ज्यादा टाइम लेते थे, टू मच टाइम स्पेंड कर देते पर्टिकुलर साइट में। अगर वहां पे बहुत ज्यादा, सपोज आपने एक सेट उठाया, वहां पे आपने 20 मिनट स्पेंड कर दिया और उसके बाद भी आपका आंसर नहीं आया, तो आपकी 20 मिनट्स तो वेस्ट हो गए। तो टू मच टाइम स्पेंड नहीं करना। अगर आप 4 to 5 मिनट में आपको समझ में आ रहा है कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो ठीक है आप अगले सॉल्व करिए। अगर आप कहीं भी स्टक हो रहे हैं तो उसे वहीं ड्रॉप करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑफ करिए। क्योंकि अगर आपने टाइम स्पेंड किया ज्यादा से ज्यादा पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आपसे क्या होगा, आपसे वो स्टक हो गए, आप वहां पे कंफ्यूज हो गए, तो आप क्या हो जाओगे, आप नर्वस हो जाओगे। नर्वस हो जाओगे तो उसका इफेक्ट नेक्स्ट सेट पे भी पड़ेगा। जो आपसे बन रहा होगा ना उस पे भी आपसे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन या कुछ ना कुछ एरर हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है किसी भी सेट पे, कि ऐसा नहीं है कि अगर आप स्टक हो गए तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला काम नहीं करना है, ये बच्चे करते हैं। ठीक है, दूसरी गलती क्या करते हैं, डीआई में कुछ गलत डेटा रीड कर लेते हैं या क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 2024 में एक कैंडल स्टिक वाला क्वेश्चन था डीआई में। वहां पे डे हाई राइज और डे लो प्राइस समथिंग को, डे लो प्राइस और डे हाई प्राइस आपका दिया हुआ था। तो वहां पे बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक करी थी डे हाई प्राइस और डे लो प्राइस को आइडेंटिफाई करने में और उनका एवरेज लेने में। तो ये जो आपका होता है ना, कभी कभी डेटा को रीड करना और जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको कैसे अंडरस्टैंड करें, तो कहीं कहीं हम मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं हमारे वर्ड्स पे। तो ये गलती नहीं करना, हमें डेटा को बहुत पर्टिकुलर अच्छे से रीड करना और क्वेश्चन को बहुत आराम से समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, आपको किस सिनेरियो से आपसे पूछा गया क्वेश्चन, किस पार्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अच्छा अब आप डिफिकल्टी लेवल मिस जज करना, डिफिकल्टी लेवल को। सेट्स में क्या होता है कि कभी भी चारों सेट्स इक्वल लेवल पे नहीं होते, कोई इजी होता है तो कोई मॉडरेट होता है तो कोई डिफिकल्ट होता है। तो सबसे पहले एग्जाम स्टार्ट जब होता है आपका एलआर का, जब टॉपिक स्टार्ट होता है, आपका पोर्शन स्टार्ट होता है, तो वहां पे आप चारों सेट को एक बार एनालाइज कर लो, एक बार रीड कर लो कि क्या वो पोर्शन या क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, क्या वो आप कि आपका प्लस पॉइंट जो है, आपकी स्ट्रेंथ है, उससे रिलेटेड टॉपिक से वो क्वेश्चन आया है। अगर है तो फिर आप उस पर अटेम्प्ट करिए, नहीं तो आप उसको छोड़िए और जो दूसरा क्वेश्चन है उस पर आप वर्क करिए। तो एक बार एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। एक बार आप चारों क्वेश्चन पे एक बार मूव ऑन करिए, एक बार रीड करिए, क्योंकि रीड करने से हमें समझ में आता है कि हाँ मैं इस क्वेश्चन करने के लिए, मैं क्वेश्चन डुएबल है या नहीं है, मैं केपेबल हूँ कि नहीं हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो डिफिकल्टी लेवल जो है ना, आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है कि सेट डिफिकल्ट है कि इजी है, क्वेश्चन डुएबल है और नॉट। ठीक है, और टाइम प्रेशर, क्योंकि क्या होता है ना कि आपके पास टाइम का प्रेशर होता है। जब वो क्लॉक चलती है ना, वहाँ पे टाइमर चलता है, जब वो उल्टी क्लॉक चलती है ना, तो हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं कि अरे इतना कम टाइम बचा है, हमारे पास क्वेश्चन है। इसकी वजह से हम क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन एरर कर देते हैं। तो वो कैलकुलेशन जो हमारी माइनर एरर होती है ना, वो हमारे क्वेश्चन को रॉन्ग कर देती है। तो जो हमारा प्रेशर होता है, टाइम प्रेशर होता है, उसको आपको डील करना आना चाहिए। टाइम प्रेशर को डील करना और माइनर कैलकुलेशन ना हो। सबसे बेस्ट वे क्या है कि मॉक लगाइए, आप मॉक्स दीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए। उससे आपका क्या होगा, टाइम प्रेशर भी, जो आप टाइम जो प्रेशर है वो आपका बिल्डअप हो जाएगा कि आपको कैसे कम से कम टाइम में वो क्वेश्चन को सॉल्व करना, और जो टाइम प्रेशर है उसको आपको हैंडल करना आ जाएगा।
और जो आपकी एक्यूरेसी है वो भी आपकी एग्जैक्ट आएगी। ठीक है, फिर आपको आइडेंटिफाई करना, स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करना सही होना चाहिए कि आपने क्या किया स्ट्रेटेजी। एवरीडीआई क्वेश्चन सैंपल के जो अप्रोचेस होते हैं वो देखिए कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, एलिमिनेशन की, अप्रोक्सीमेशन की, ट्रायल की। मतलब एलिमिनेशन क्या कि यहाँ पे अगर आपको कोई सेट एलिमिनेट करना है, उसे नहीं करना है, तो वो भी आपको आना चाहिए, आपको गैस करना आने चाहिए किस तरह से आप एलिमिनेट करेंगे। अगर हार्ड सेट है तो किस तरह से आप उसको एलिमिनेट करना है, तो उसको रीड करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब जो LRDI की प्रिपरेशन की बात हो गई, तो हमें अगर आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं, कुछ की पॉइंट्स बताऊं, तो सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेटेजी पे फोकस करें कि डेवलप करें स्ट्रेटेजी। सपोज अगर आपको 2025 का कैट अटेम्प्ट देना है, तो अगर जनवरी से अगर आप स्टार्ट करें, तो जनवरी से लेकर नवंबर तक आपके पास 11 मंथ है। उस 11 मंथ की स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि आपको कैट के प्रिपरेशन में कैसे करनी है। अगर आप LRDI कर रहे हैं तो LRDI के पोर्शन को 11 मंथ में कैसे कवर करना है। सबसे पहले कुछ फर्स्ट 3 मंथ में आप बेसिक्स पे काम करिए, फाउंडेशंस पे काम करिए। नेक्स्ट 3 मंथ में उनसे मीडियम लेवल पे वर्क करिए। फिर नेक्स्ट 2 मंथ पे आप क्या करिए, एडवांस लेवल पे वर्क करिए। और जो रिमेनिंग आपके मंथ बचे आपके, ठीक है, जो रिमेनिंग आपके मंथ बचे 3 मंथ्स अप्रॉक्स जो बचे, उस पर आप क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ मॉक लगाइए। तो ये स्ट्रेटेजी जो एक टाइम शेड्यूल होता है, हम टाइम टेबल की बात करते हैं, स्ट्रेटेजी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने फोकस करिए अपनी स्ट्रेटेजी पे। ठीक है, फिर अपनी बिल्ड करिए अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को, कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का जो रिलेशन है वो सही होना चाहिए, कि आपकी स्पीड भी हो रही है और आपकी एक्यूरेसी भी। ऐसा नहीं है कि एक्यूरेसी है तो स्पीड है नहीं, और स्पीड है तो एक्यूरेसी नहीं है। आपको रिलेशन लेके आना है स्पीड और एक्यूरेसी में। ठीक है, फिर आपको एग्जाम टाइम के टाइम, ड्यूरिंग द एग्जाम, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो बहुत काम रहना है कि हाँ, कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं होना कि नहीं कैट है तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए। बहुत कामली और बहुत पेशेंसली काम करना है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग पे और पेशेंस पे बहुत वर्क करना है। जैसे जैसे आप क्रिटिकल थिंकिंग और पेशेंस पे वर्क करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको क्या हो जाएगा, आपको वो मेंटल एबिलिटी बिल्ड होती जाएगी, और आप क्या करोगे कि जो प्रेशर है वहाँ पे आप क्या करोगे, डील करना सीख जाओगे, उस टाइम प्रेशर से डील करना सीख जाओगे। ठीक है, फिर आप मिस्टेक्स को एनालाइज करिए, कंसेप्ट पे फोकस करिए, और हमेशा सबसे मेन पॉइंट, हमेशा पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस रहिए। डीमोरलाइज कभी मत होइए। अगर आप कैट के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कभी कभी एक ऐसा टाइम पीरियड आता है कि नहीं, कोई भी बच्चा होता है वो कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं बनता जो डीमोरलाइज होता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा। हमेशा पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहना है, हमेशा टॉपिक पे फोकस करना है, आपके कंसेप्ट पे जो नहीं आ रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करिए, विदाउट स्ट्रेटेजी आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि हाँ, पर डे मुझे LRDI के लिए इतना टाइम देना है, मुझे इस टॉपिक पे फोकस करना है, टाइम पे काम कंप्लीट करना है, आपका स्पीड भी होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो गई, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी हो गई और पेशेंसली आपने वर्क किया, तो फिर क्या हो जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो जाओगे कैट के लिए। और बेस्ट वे अगर मैं बताऊं तो प्रीवियस ईयर के पेपर और मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देंगे और मॉक्स लगाएंगे तो आपकी कैट की जो प्रिपरेशन होगी वो बहुत अच्छी होगी। उससे क्या होगा, आपको पैटर्न रिकोगनाइज होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन से अप्रोच कर पाएंगे। जितने ज़्यादा आप सेट लगाते हैं वहाँ पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड होती है, लॉजिकल थिंकिंग जो होती है बिल्ड होती है। करेंट सिचुएशन से डील करना आना चाहिए, क्योंकि अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो करेंट सिनेरियो पे बेस्ड थे। सपोज मैं एग्जांपल की बात करूँ तो एक क्वेश्चन था इलेक्शन के बेस पे। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा था जो रूट्स पे था, मेट्रो ट्रेन का रूट्स दिया था, अगर वो 6 बजे स्टार्ट हो रही है, 6 बजे रात में 12 बजे एंड हो रही है, तो ये क्या है, करंट सिचुएशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे आपके लास्ट ईयर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, आप सिचुएशन से अवेयर होने चाहिए कि हाँ इस तरह से डील करना है हमें। तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा आपको अप्रोच समझ में आएगी, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। कभी कभी फर्स्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होता, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा और लास्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो आपको ये भी सीखना है कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे हो रहा है। तो जितने ज़्यादा आप सेट्स लगाएंगे उससे ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। ओके, थैंक यू।